वेलकम टू एचएम क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एनटीए पेपर 1 दिसंबर 2019। इससे पहले मैंने जुलाई 2018 का पेपर करवा दिया है। आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसके भी 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं और अभी भी रिपीट हो सकते हैं। इन पेपर को करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं अभी के पेपर के लिए। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है और आने की संभावना बनती है इनकी। इससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यदि डेटा को तकनीकी मीडिया का प्रयोग कर दर्ज किया है तो निम्नलिखित में से इसकी व्याख्या में अनिवार्य कदम क्या है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ आपको बता दूँ, ये डेटा का इसलिए जो इसमें दिया हुआ है क्योंकि हमारा जो नेट है और हम जो कर रहे हैं ना वो रिसर्च से जुड़ा रहता है। तो रिसर्च में पहले हम ये देख लेते हैं कि समस्या कौन सी है। पहले समस्या का चयन किया जाता है कि वास्तविक समस्या क्या है। समस्या का चयन करने के बाद उसके बाद हम उसकी कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस में भी 2 हाइपोथेसिस होती है, H0 और H1। H0 अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो H1 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर H0 अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो H1 को उठाना पड़ता है। इसमें से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इसमें है। और फिर आ जाता है उसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमारी फील्ड क्या रहेगी। फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या रिजल्ट रहा उसका। इस प्रकार इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, मैं आपको बता दूं कि लिपिकन है। पहले डेटा की फीडिंग की जाती है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ये संरचनात्मक समीकरण, प्रतिरूपण, स्ट्रक्चर पहले नहीं सेट होता, अनुक्रमिक विश्लेषण एनालिसिस पहले नहीं होता और प्रति चेन भी नहीं होता है। ये तीनों नहीं होते, इसमें लिपिकन हो जाएगा। सेकंड आ जाता है इसमें कि 2 शहरों P और Q एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर है। एक कार स्थान P से स्थान Q को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तथा वह P स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। कार की औसत रफ्तार कितनी है? मैं आपको बता दूं, इसमें ये कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक एवरेज इसकी 40 किलोमीटर है, आने के समय 60 किलोमीटर है। तो टोटल एवरेज कितनी हो रही? तो इसमें एक सूत्र लगता है 2x y अपॉन x प्लस y। ये सूत्र पे आप सेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला 2 हो जाएगा इंटू आपके 60 इंटू 40 240 हो जाएगा, 2400। ये 2400 हो गया और ये 60 प्लस 40 100 हो गया। तो 4800 आपका ये आ जाएगा इसमें आपका और 100 ये आ जाएगा। तो इसमें से दोनों माइनस किया, इसका आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तर्क की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह केवल युक्ति के रूप से संबंधित है, ये केवल युक्ति की विषय वस्तु से संबंधित है, ये केवल प्रत्याशिक ज्ञान से संबंधित है, यह केवल सादृश्य प्रस्तुति से संबंध है। नीचे के रूप में से आपको उसमें से चेक करना है कि इसका क्या आंसर है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें यह केवल युक्ति के रूप में संबंधित है, ये आपका सही है। यह केवल युक्ति की विषय वस्तु से संबंधित है, ये भी सही है। यह केवल प्रात्यक्षिक ज्ञान से संबंधित है, ये नहीं होगा। यह केवल सादृश्य प्रस्तुति से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। फिर आ जाता है द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर अ क्लासरूम टीचिंग इज टू। इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पेपर है। मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग, डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास, कीप स्टूडेंट इंगेज इन द क्लास, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ अ टीचिंग। इसका आपका सही कह रहा है ICT का टीचिंग में क्या पर्पज़ है, मतलब क्या उद्देश्य है। तो आपको बता दो क्लासरूम को इंटरेस्टिंग करना हो, ऐसा तो बच्चों की अटेंशन लेनी हो, ये भी नहीं है। कीप स्टूडेंट इंगेज इन द क्लास, बच्चों को मतलब बेला फुसला के क्लास में बनाए रखना, ये नहीं। इसमें इसका आपका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। यानी बच्चों का अच्छा उसकी जो बच्चों क्या होता है, एक टीचिंग जो होती है ना,
अपने पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना शिक्षा कहलाती है। तो उसी प्रकार से बच्चों का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को बाहर निकालना होता है आईसीटी का यूज़। केवल हम उनको इंगेज करना, केवल उनको हम व्यस्त रखने के लिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, बिठा के रख रहे हैं, या केवल उनकी अटेंशन ले रहे हैं, केवल इंटरेस्टिंग करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ज्ञान को बढ़ाना टीचिंग का ऑब्जेक्ट होता है। फिर आप नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें अलग अलग है रिसर्च टूल दिए हुए हैं। क्वेश्चनरी एंड इंटरव्यू है, इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंस टेस्ट है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें इसका पहले का हो जाएगा ये क्वेश्चनरी इंटरव्यू, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। फिर आपका हो जाएगा इंटरनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये पूरा डिटेल से आपको इस क्लास में स्टडी करवानी पड़ेगी, फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ पाएंगे। फिर आपका आ जाता है एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। फिर आपका ये आ जाएगा लास्ट स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इस तरह आपका ये थर्ड हो जाएगा। आप एक बार मैं बता दूं, बाई चांस अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई करना, या अभी तक ऐसे ही बैठे थे, तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन पेपर देख लेंगे ना, तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आप देखना लास्ट टाइम के और फिर अभी के। कुछ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे उतर के आ जाते हैं बिल्कुल डिट्टो। तो इसको आप भले चाहो तो अगर डिटेल में भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लो। जैसे ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कोई भी डॉगी सांप नहीं है। ये किस तरीके की है, ये तो हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये है क्या। इसमें आपका होता है पहला है ओनली सब्जेक्ट टर्म्स, केवल ये वस्तु से संबंधित है, यानी केवल उसके मतलब जो डॉग है एक तरह सब्जेक्ट हो गया अपना। फिर है ओनली प्रेडिक्ट, केवल हम सोच रख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर है बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट टर्म्स, ये दोनों ही है, नाइदर सब्जेक्ट और नॉट प्रेडिकेट, या ना सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसका आपको मैं बता दूं, ये इसका आपका थर्ड हो जाएगा बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्टेड टर्म्स। ये उसके उनसे भी संबंधित है और उसके सोचने से भी संबंधित है। फिर आ जाता है कि सभी बिल्लियां स्तनधारी है का परिवर्तित वाक्य है। कुछ स्तनधारी बिल्लियां नहीं है, कोई भी स्तनधारी बिल्ली नहीं है, कोई स्तनधारी कुछ स्तनधारी बिल्लियां है और सभी स्तनधारी बिल्लियां हैं। ये सभी बिल्लियां स्तनधारी है। तो इसका मेन इसका आप अच्छी तरह से इसको रीड करिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुछ स्तनधारी बिल्लियां हैं और बाकी इसके नहीं है। आगे देखते हैं नीचे जो ए और बी का देख लेते हैं। ए में देखिए शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतरक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप हैं। फिर है दोनों कार्यकलाप में संप्रेषण की सीमित भूमिका। और फिर दोनों कथनों को ए और बी, ए दोनों सही है या ए जो व्याख्या है वो बी मतलब आर गलत है या आर सही है ए गलत है। इस टाइप से इसको आप वापस एक दो बार इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतरक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामों के कार्यकलाप है। यानी शिक्षक जो पढ़ा रहा है, एक तो सामाजिक इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन तो क्लास में ज़रूर होना चाहिए, वो समाज से रिलेटेड भी होनी है, शिक्षा से भी, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। ये कह रहा है इसमें, ये तो है। इन दोनों कार्यकलापों में शिक्षण की सीमित भूमिका ये नहीं है। शिक्षण की सीमित भूमिका नहीं होती है, व्यापक भूमिका होती है। इसका हो जाएगा आपका ए सही है किंतु आर गलत है। इज ए मिक्स क्वेश्चन है। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंड ऑन अपॉन द स्किल ऑफ, जो आपकी एजुकेशन है वो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज,
एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, एनालिसिस द ऑडियंस नीड, कि उसकी नीड को पहचानना कि उनकी नीड क्या है, उसके हिसाब से पढ़ाना। जैसे कि अभी मुझे यूजीसी की तैयारी करवानी है आपको, लेकिन मैंने क्लास स्टार्ट की नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आ गया। क्यों? क्योंकि अभी नीड क्या है क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि पेपर विद इन 15 डेज के बाद होने जा रहा है, और 15 डेज के दौरान आप पूरी तैयारी 15 दिन में तो कर नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन को देख जाइए। कुछ क्वेश्चन पे भी लोग 2-2 मार्क्स से भी अटक जाते हैं। यही क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो आपका सिलेक्शन भी इजीली हो जाएगा। यही फिर हम इसमें आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस। ये नहीं है इसमें। वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, वर्बल यानी अपने जेस्टर्स के साथ और बॉडी लैंग्वेज के साथ पढ़ाना। ये भी नहीं है। एनालाइज द ऑडियंस नीड्स, ये तो 100% है। ये भी है और ये 2 है, तो इसका बी और डी आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बात कर रहा था। 2018 का मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, उसके जुलाई वाले के पेपर में आपको यही क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। और ये और एक और भी है, 2 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द इंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। संज्ञानात्मक में क्या रहता है? संज्ञान में इसमें ये जो उदाहरण है उसमें पहले हम इंगेज्ड होते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर एवल्यूट करते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं। ये प्रोसीजर होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रोसीजर है संज्ञान में, ये नहीं है। आप वो पहले इंगेज करेगा, फिर एक्सप्लोर करेगा। पहले यानी हम किसी एक्टिविटी में लगते हैं, फिर उस एक्टिविटी को सीखते हैं, फिर उसका एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको एवल्यूट करते हैं, फिर एक्सटेंड करते हैं आगे के लिए। ये आपका ऑप्शन है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर 11 निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है? क्लासरूम कम्युनिकेशंस, सामाजिक रचनात्मक का सिद्धांत, श्रोता समांतरण का सिद्धांत, अनुष्ठानात्मक सिद्धांत। ये क्या कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको भी आपको याद करने के बाद ही पता पड़ेगा। अभी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। ये इसका ये हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक का सिद्धांत। ये नहीं है क्लासरूम इंटरेक्शन। फिर आ जाते हैं मिस्टर एक्स लिव्स इन स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड, Therefore, Mr. X deserve to be a minister। कह रहा है मिस्टर एक्स है गरीब, मतलब बेरोजगार है और झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्या वह मिनिस्टर बनने के लिए काबिलियत रखते हैं? Which kind of the fallacy is committed in the argument? Fallacy of a composition, ad misericordiam, or facility of division, or facility of accident। ये इसका आंसर, ये इसका जो आप हिंदी देखेंगे ना कि इसमें है कि हाँ रखने की क्षमता रखता है ये, क्योंकि अगर ये वाक्य इससे भी बना हुआ है। आजकल हर मिनिस्टर को देख लो कि अधिकतर तो कोई बढ़ावा ही नहीं मिलता। कितने पुराने 60 साल से ऊपर देखना उनकी क्या है होती है। एड मिसेरिकॉर्डियम इसका हो जाएगा, रखने की योग्यता रखता है। The composition skill of the creativity in the presentation of the student can be most effectively evaluated by the which of the following test? Object type test, essay type test, short answer। कह रहा है कि composition skills को चेक करने के लिए कौन सी होती है? वैसे हम अगर बेस्ट स्किल देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जो सारे क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं कंपटीशन ऑब्जेक्टिव में होते हैं, लेकिन उसको डिटेल में देखने के लिए आपको एसे टाइप टेस्ट हो जाएगी। कंपोजिशन एक तरह से पैराग्राफ के टाइप होते हैं, उसमें एसे टाइप टेस्ट हो जाती है। और वैसे बेस्ट तो वैसे ये होती है जो सबसे पूछी जाती है।
Which of the following will be considered key teaching behavior belonging to the category of the effectiveness? Making idea clear to a learner who may be the different level of the understanding. आप पॉज करके इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्टेज है। Showing enthusiasm and the animation through variation in the eye contact, voice and gestures, using student ideas by the acknowledging and summarizing, probing through the general question and the shifting and the discussion to some higher through level, using meaningful verbal phrase of the kid and the keys and the activity, the participating in the learning process, choose the correct। इसमें कह रहा है कि सबसे बेस्ट कौन सा है टीचिंग के हिसाब से। इसमें आपका आंसर मैं बता दूं डायरेक्ट ही, इसमें मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू अ लर्नर, जो आपके आइडिया है लर्नर को सीधे बता दिए जैसे वो समझ पाए। शोइंग इंतजाम एनिमेशन और थ्रू द वेरिएशन ऑफ द वॉइस, ये भी है। यूजिंग अ स्टूडेंट आइडियाज ऑफ द टेक्नोलॉजी और समझ, ये तीन आपके ए बी, एक सेकेंड ए बी, ये नहीं है। यूजिंग आइडिया, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया बाय टेक्नोलॉजी और समझ, स्टूडेंट की आइडिया को नहीं लिया हुआ है। प्रॉब्लम जो है ये आपका ये हो जाएगा। यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल फ्रेज ऑफ द ग्रेड एंड कीप स्टूडेंट और एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग और लर्निंग, ये आपका ये हो जाएगा। ए बी और ई ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर इसका। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। इसको भी करने का आपको मैं मेथड थोड़ा बता दूं, आप देख लीजिएगा। 200, 100 और 200, 200 और ये इन सबको जोड़ दीजिए। 200, 300, 500, 700, ये टोटल इसकी टोटल देख लेना, ये टोटल इसकी 800 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको भी जोड़ लेना, 155, 80, 165, 140, ये आपकी इसकी टोटल आपकी हो जाएगी 540 के करीब हो जाएगी। 0 5 5 5 5 0 0 1 पर 5 11 11 19 14 4 ये 540 इसकी टोटल हो जाएगी। अब ये कह रहा है 78% इसने लिया, तो 800 टोटल का 78% हम निकाल देंगे पहले। तो इसका 78% आप निकालोगे ना तो ये 624 हो जाएगा, निकाल के देखना। तो 624 में से 540 कर देना माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। ये हो गए 60, 80, आपका इसका आंसर टोटल, इसका आंसर आएगा 84 हो जाएगा आंसर। 624 में से 540 गए, 60, 80, 84 हो जाएगा इसका आंसर। करके देखिए ऐसी 800 का 78%, 624 टोटल करना 540, 624 में 540 लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 84। फिर आए निम्नलिखित में से x का मान निर्धारित कीजिए। अब इसमें भी है 2 और 7 में कितना वेरिएशन है 7 का, 9 और 20 में वेरिएशन कितना है 13 का, 20 और 35 में वेरिएशन कितना है 15 का, फिर वेरिएशन दोनों में कितना है 19 का, फिर कितना है 23 का। इस तरीके से आप निकाल दीजिए। फिर आप देखिए कि इसके अंदर कितने, इसमें कितना वेरिएशन है 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। अब इसमें 4 और जोड़ दीजिए क्योंकि ये चल रहा है। 23 और 4 कितना हो गया 27 हो जाएगा। तो 27 प्लस 77 इन दोनों को जोड़ दो तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 7741 104। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 104। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये डबल है, ये पहले
डिफरेंट है, फिर इसके ऊपर और डिफरेंट है। फिर यह अगर एक वृत्त का क्षेत्र उतना है जितना 11 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई वाले वर्ग का है, वृत्त का व्यास है। ये जैसे वृत्त हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये वृत्त का व्यास ये पूरा कहलाता है, पूरा इंटरनल फेस। और विकर्ण आपका ये हो जाएगा, जैसे 11 सेंटीमीटर है जैसे, और ये कह रहा है इसको इसमें चेंजेस करेंगे तो कितना सेट हो जाता है। तो इसलिए फॉर्मूले से निकलेगा, ये फॉर्मूले से निकाल के हमने इसका निकाला 8.7 इसका आंसर। क्लास में ये आपका आ गया H0 और H1। जैसे मैंने आपको बताया कि H0 जो हाइपोथेसिस होती है कि हम मानते हैं जो हम सोच के चल रहे हैं और जो रिजल्ट निकलेगा उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो H0 एक्सेप्ट हो जाती है। पर जब अंतर होता है तो H1 एक्सेप्ट हो जाती है। तो यही बोला, एट द स्टेज ऑफ द डेटा एनालिसिस इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड बाय द रिसर्चर द एविडेंस warrants the rejection of the null hypothesis, which of the following decision of the researcher will be deemed appropriate। यानी H0 है जिसको null hypothesis कहते हैं, वो अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर रिसर्चर क्या करता है, जैसे मैंने आपको H0 अगर रिजेक्ट हो जाए तो H1 को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। पहले हम ये सोच के चलते हैं कि हम जो सोच के चल रहे हैं और जो रिजल्ट निकलेगी उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट आ जाता है तो H1 सेलेक्ट हो जाता है। रिजेक्टिंग द H0 एंड ऑल्सो द सब्सटेंटेड रिसर्च और हाइपोथेसिस, ये नहीं है ये। और फिर क्या है आपका रिजेक्टिंग द H0 एंड एक्सेप्टिंग सब्सटेंटेड रिसर्च ऑफ द हाइपोथेसिस, ये है। ये कह रहा है सब्सटेंटेड रिसर्च यानी H1 से है, इसका मतलब ये रिजेक्ट हुई तो ये हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं है और आपका ये भी नहीं हो जाएगा, ये अपने को मिल गई है। फिर आता था एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर 22,000 में बेचा और उसे 10% लाभ हुआ। यदि उस रेफ्रिजरेटर को 18% लाभ में बेचना तो ये इसमें इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये 22,000 आपने जैसे ये लिख दिए, 22,000 अपॉन कितने में बेचा था पहले 110, तो 10 + 100 यानी 110। अब वो क्या चाहता है, इसमें आप सेट कर सकते हो इसको, अब कितने में बेचना चाहता है 18 पे, तो 100 + 18 118, तो 118 इंटू ये करके देख लोगे तो आपका आ जाएगा इसका 23,600 रुपये आंसर। इसको इस तरीके से करके सेट करना, 22,000 अपॉन 110 इंटू 118 आपका सेट हो जाएगा आपका 23,600। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following is not a necessary step when you present an argument based on the inference before the other according to the classical Indian school of logic। इस ये अलग अलग टाइप के आपको डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा कि उदाहरण क्या होता है, उपमाना क्या होता है, उपमाना निगमाना क्या होता है। अभी तो मैं कुछ डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ये जो फेज़ है ये आपका उपमाना फेज़ है, इसको डिटेल में क्लासरूम में समझा दूंगा, उपमाना फेज़ हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन 2018 में ये रिपीट 2018 का है, आ जाएगा इसमें। ये रहा आपका आंसर, डायरेक्ट बता दो, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जिन कैंडिडेट ने मेरा 2018 का पेपर इस वीडियो में देखा है वो ये क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि ये सेम क्वेश्चन, और लास्ट टाइम जब आया था तो उसका ऑप्शन 4 था, इस बार आया है तो इसका ऑप्शन 1 है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये है इसका सीधे आंसर। ये रिपीट हो रहा है कई बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि ये वापस भी रिपीट हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है यूजीसी नेट में जो रिपीट होता है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। जैसे कॉमर्स में एक वो अनौपचारिक संप्रेक्षण का यूज होता है जिसका आंसर अंगुरलता होता है, अंगूरी लता, ग्रेप वाइन जिसको कहते हैं, वो भी रिपीट होता रहता है, ये भी रिपीट होता रहता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज, जो क्लासरूम की जो शिक्षा है ना वो प्रभावी शिक्षा क्या है होती है, तो उसमें नॉन रेसिप्रोकल कि वो वापस रिपीट नहीं हो, रेपिटेटिव हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी या कोरसिव हो जाएगी। तो इसका आंसर है आपका कंटिन्यूस होनी चाहिए जो भी शिक्षा हो।
ये आपका आ जाता है। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मालूम है, यानी जो उसने रिसर्च की रिपोर्ट दी है वो काफ़ी ओल्ड है, तो ये किस प्रकार की एक तरह से त्रुटि मानी जाएगी, गलती को। तकनीकी नहीं हो सकती, नैतिक नहीं हो सकती, शैक्षणिक अनभिज्ञता ये भी नहीं है। ये आपका शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता, यानी जो आपने डेटा कलेक्ट किए हैं उनको न्यू टेक्निक के साथ प्रेजेंट करना उसको नहीं आया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कम्युनिकेशन होता है, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, डिटेल में हो सकता है मैं क्लास ले लूँगा कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिस लैटिन भाषा से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो विचार भेज रहे हैं वो उसी अवस्था में भेजे जैसे मेरा अर्थ है उसी अर्थ में वह भी समझे। विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है ये। और उसमें बैरियर्स आते हैं, बैरियर से बहुत होते हैं। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन से बैरियर से ऊपर उठ के हम कैसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन निकालें। तो फोकस लिसनिंग, नेगलेक्टिंग सेमेनेटिक नॉइस, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, यूज ऑफ द क्लिक्ड आइटम्स। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर फोकस लिसनिंग। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट अच्छी तरह से उसको सुन रहा है तो कम्युनिकेशन का बैरियर उसमें आ ही नहीं सकता, वो उसको उसी अवस्था में एक्सेप्ट ग्रहण करेगा जैसे हुआ दिया। अधिगम को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किन कारणों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया जाए? सामाजिक दर्जा, प्रेरणा, बुद्धिमत्ता, साधारण और विशिष्ट संवेगात्मक स्वास्थ्य और विचारों को कार्य करने प्रवृत्त करने में अक्षमता। इसका आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक दर्जा हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा और आपका हो जाएगा बुद्धिमत्ता। इसमें सामाजिक में नहीं है, संवेगात में, विचारों कार्य में। ये कहना है कि सामाजिक क्षमता से रिलेटेड पूछ रहा है, इसलिए सामाजिक दर्जा है, प्रेरणा मिलती है और ये विचारों के रूप में क्षमता। ये आपका हो जाएगा ए बी और ए बी। एक सेकेंड, ये नहीं है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा संवेगात्मक, ये हो जाएगा, सॉरी। सामाजिक दर्जा, प्रेरणा, बुद्धिमत्ता साधारण नहीं है, विचारों को कार्य रूप में प्रवेश करने में क्षमता नहीं, ये भी नहीं होगा। ये संवेगात्मक स्वास्थ्य हो जाएगा, प्रेरणा और दर्जा। ए बी और डी, ए बी डी, ये ए बी और ये डी, ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको जो पढ़ाया हो समझ में आया हो। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।